गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूँ गिनी अनेजा। ये मेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल है गिनी अनेजा और मैं एक टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा दूसरा जो चैनल था सत्यवचन एक खोज, उसके ऊपर 3-4 स्ट्राइक्स हो चुके हैं और मुझे वहां पर ना तो वीडियो डाउनलोड करने दिया जा रहा है और मेरा वीडियो डिलीट भी 2-3 वीडियोस हो चुके हैं। इस वजह से मुझे एक नया चैनल बनाना पड़ा। तो इस पर शायद मैं एक योहान का वीडियो कर चुकी हूँ पहले। आज मैं वीडियो कर रही हूँ लाइव सेशन विद डॉक्टर तरुण कोठारी जो दिल्ली से हैं और वो भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। आई बिलीव ही इज एन एक्टिविस्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ explosive truths that he is coming out with, just like Dr. Jagdale and Johan. एंड ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये खुद एक एमडी एमबीबीएस एलोपैथिक डॉक्टर हैं और सब लोग कहते हैं कि लोग ये कहते हैं लेकिन डॉक्टर ऐसा कहते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि एक एलोपैथिक डॉक्टर की व्यू पॉइंट क्या है, उनकी क्या सलाह है। और ठीक है, हमने बहुत सारी बातें सुन ली बाकी सबसे कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन और कमलप्रीत से ये भी सुन लिया हमने कि हमें क्या करना चाहिए, डाइट वगैरह ये वो। बट एक डॉक्टर के व्यू पॉइंट से भी आज बात करेंगे और आई एम जस्ट अबाउट टू ऐड हिम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाउ आर यू? फाइन, आप बताइए कैसा है? बस ठीक है। अब सबसे पहला सवाल जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आई थिंक ये ना सिर्फ आपके लिए है बाकी उन सबके लिए है जो इस विषय पर बात कर चुके हैं, कि आप you all are advocating the truth about this pandemic and what's happening, but aren't you afraid of the repercussions, and what is it that keeps you going? I would like to take that question. हाँ, रिपरकशंस की संभावना हमेशा रहती है। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, वी आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ। लेकिन सच तो सच है, जहां देश के 138 करोड़ लोगों का सवाल है और दूसरी तरफ कुछ गिनती के लोग हैं जो इस षड्यंत्र को फैला रहे हैं। तो पूरी सिर्फ भारत की बात नहीं है, भारत के अलावा पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है उसका सवाल है। अब इस विश्व में कम से कम 800 करोड़ लोग हैं, उन सबको इस प्रकार से परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी हम सच का साथ नहीं देंगे, खास तौर से जो सच को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनका तो बात अलग है, वो तो नहीं कह सकते। जो जानते हैं वो चुप कैसे रहेंगे? अब जो भी होगा, भगवान महादेव की इच्छा से, भगवान महादेव की शक्ति से, ताकत से हम काम करते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, सच तो कहना ही है। राइट। सो आपके अब बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो सलाह देते हैं कि मास्क पहनो, वैक्सीन लगाओ, टेस्ट कराओ कोविड का। आपको जरा सा भी कुछ हो जाए तो मुझे तो पता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के मुंह से डायरेक्टली मैं सुन चुकी हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या कोविड सच में एक जानलेवा पैंडेमिक है? कोविड इज सिंपल फ्लू। कोविड एक सिंपल फ्लू है, इसमें जानलेवा की बात नहीं है। जो कुछ बताया जा रहा है सब फेक स्टोरी है, मीडिया स्टोरी है। यू कैन कॉल दिस मीडिया फ्लू। ये एक मीडिया फ्लू है। मीडिया को बहुत ज्यादा पैसा मिला है जो बातों को फैलाने के लिए, बताने के लिए। तो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जहां तक डेथ रेट की बात, आपकी आवाज क्लियर नहीं है कह रहे हैं। मुझे तो क्लियर आ रही है। इज एवरीबडी, कैन एवरीबडी हियर हिम? Can you please somebody message me? Can everybody hear him clearly? Okay, कोई ओके, आप जारी रखिए। हाँ हाँ ठीक है। तो आप देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को ये बताया था कि इस फ्लू से हमारे देश में 10 लाख में से 83 आउट ऑफ 10 लाख, दैट इज 0.0083% लोग की मृत्यु हो रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस महामारी से 10 लाख में से 83 लोग मर रहे हैं। तो क्या ये कोई महामारी हुई? आप खुद सोचिए, जो लोग सुन रहे हैं, क्या कोई ऐसी महामारी हो सकती है जिसमें मृत्यु दर इतनी कम हो?
इससे ये तो एक नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी बीमारी होगी तो इतने लोगों की मृत्यु तो उस बीमारी से संभव है ही है। तो किसी भी कीमत पर, ये तो नॉर्मल फ्लू से भी नीचे का फ्लू है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं? अगर ये ये नॉर्मल सवाल, फ्लू है, सर्दी खांसी तो साल में 2 बार जब मौसम बदलता है सबको होती है, और इन लोगों ने लॉकडाउन तभी लगाया है, लोग तभी मरे हैं जब मौसम बदला है। मार्च के टाइम मौसम बदलता है, अभी फिर सितंबर अक्टूबर में यही होगा, पिछले साल भी यही हुआ, इस साल भी यही हुआ। लोगों के मरने की असली वजह क्या है? देखिए हमारे देश में प्रतिदिन 30,000 40,000 लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। यदि महामारी है तो किसी भी एक दिन उनकी मृत्यु 50,000 60,000 70,000 होनी चाहिए, किसी भी एक दिन पूरे 1.5 साल के अंदर। आप सरकार से पूछे या सरकार मुझे आंकड़ा दे कि ऐसा कौन सी तारीख है जिस दिन एक दिन में 60,000 लोग मरे हो, सब मिला मुलूक है, सब जितनी बीमारी से मरने वाले सब मिला दीजिए आप, ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग मरते हैं, मान लीजिए 100 लोग मरने वाले हैं, मरने वाले से पहले आपने टेस्ट कर दिया, ठीक है, उसमें से 3 का पॉजिटिव आपको मर गया, 3 लोग तो कोरोना से मर गए। ये जो मरने से पहले जो टेस्टिंग की जा रही है जबरदस्ती, उससे बीमार जो पॉजिटिव आ रहा है उसको बताया जा रहा है कि ये कोरोना से मर गया। एक लेबलिंग की जा रही है कि ये पेशेंट कोरोना से मर गया। मान लीजिए एक पेशेंट न्यूमोथोरेक्स से मरता है 2018 के अंदर 17 के अंदर, वही पेशेंट आज मरता है तो आज उसकी कॉज ऑफ डेथ हुई कोरोना। वही पेशेंट 2018 में मरता तो कॉज ऑफ डेथ था न्यूमोथोरेक्स। कोई हार्ट अटैक से मरता है तो उस समय कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक था और आज है कॉज ऑफ डेथ कोरोना। यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर से किसी की मृत्यु हुई है तो ब्रेन ट्यूमर को भी कॉज ऑफ डेथ बताया जा रहा है कोरोना। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई है, लेकिन बताया गया जी कोरोना से मर गए। तो कोई कोरोना से नहीं मर रहा है, नोबडी इज डाइंग फ्रॉम कोरोना। कोरोना जो हॉक्स जो भी मर रहा है, मरने से पहले उसका टेस्ट करते हैं और 2 4 5 जो पॉजिटिव आ जाते हैं वो कहते हैं भैया ये लोग कोरोना से मर गए। दिस इज द गेम, ये सिंपल गेम है, इस गेम को समझना हम लोगों को। अच्छा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लोग जो मास्क लगाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, पुलिस फाइन लेती है, अब गाड़ी में भी जाओ तो मास्क नहीं पहना है तो फाइन लिया जाता है। कई जगह पर तो अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो गाड़ी को कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और चाबी रख लेते हैं और गाड़ी रख लेते हैं, कहते हैं आप गाड़ी यहाँ ला ही नहीं सकते। तो क्या सच में मास्क पहनने से फर्क पड़ता है? कोरोना वायरस की साइज और मास्क पोर के साइज में क्या सच में कुछ अंतर है या डज इट हेल्प? मास्क सिर्फ आपको डराने के लिए, आम पब्लिक को डराने के लिए। यदि समाज में 10 लोग मास्क पहन के निकलेंगे तो बाकी लोग डरेंगे, अरे मास्क लगा रखा है, कुछ न कुछ बात है। और जब आप कंपल्सरी कर देंगे, बड़ा बड़ा फाइन कर देंगे 2,000 रुपए का 5,000 रुपए का, तो बेचारा गरीब से गरीब आदमी पहनता है उसको। ऐसी स्थिति में लगता है कि भाई हर कोई बीमार है, हर कोई परेशान है, ऐसा नहीं है। यह फोर्स किया जा रहा है। अगर ये फोर्स नहीं हो और अगर सरकार ये कहे कि जिसकी इच्छा वो मास्क पहन ले और जिसकी नहीं इच्छा वो मास्क नहीं पहने, तो एक भी आदमी मास्क नहीं पहनेगा, एक भी आदमी। तो धीरे धीरे लोगों को मालूम चल जाएगा क्या इन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा, इन्हें कुछ नहीं हुआ, तो बाकी लोग भी मास्क पहनना बंद कर देंगे। तो इनडायरेक्टली आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे। तो मास्क का माहौल बनाने के लिए, अगर आप कार के अंदर है तभी भी आपको पकड़ लिया, आप सड़क पर जा रहे हैं पैदल तो आपको पकड़ लिया, ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। रही बात मास्क की पोर्ट साइज, आप खुद सोचिए जो कोरोना वायरस है वो इतना छोटा है, उसकी जो साइज है वो 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, और जो मास्क की जो पोर्ट साइज होती है वो 300 से लेकर 2,000 नैनोमीटर। मैं जो बात कर रहा हूं 300 नैनोमीटर, वो दुनिया का सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट क्वालिटी N95 मास्क, जो कि एक मास्क आता है 450 रुपए का, उस मास्क की पोर्ट साइज भी 300 नैनोमीटर है। यानी कि उस मास्क में से भी कोरोना वायरस आराम से जा सकता है। उस जो छेद होते हैं उस मास्क के अंदर, दुनिया का सबसे अच्छा मास्क। और छोटे मोटे मास्क जो मिलते हैं वो 800 नैनोमीटर साइज के होते हैं, 1000 के साइज के होते हैं या 2000 के होते हैं। वहां आपको मास्क लगाने से कोई कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ये तो सिर्फ एक दहशत फैलाने का तरीका है पब्लिक के अंदर, ताकि लोग डरे और लोग बीमारी का नाम ले, लोग इस चीज का नाम ले कि कुछ हो रहा है, कुछ है, कुछ बीमारी है। ये सरकार का प्रोपोगंडा है, उस प्रोपोगंडा का हिस्सा है।
mask will not prevent any type of the viral infection. म्यूटेड। अभी ओके, आप सो जो कोविड, हाँ, कोविड का ये लोग जो टेस्ट करते हैं, वो नाक में और गले में डाल के, और उसकी लैब में जो टेस्ट किया जाता है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो किस हद तक सच है? जो टेस्ट किया जाता है जिसको ये आरटीपीसीआर टेस्ट कहते हैं, ये आरटीपीसीआर टेस्ट 2% से लेकर 50% तक गलत देता है। इन डिफरेंट सेटिंग, अलग अलग परिस्थितियों में 2% से लेकर 50% तक इसके नतीजे गलत है। कहीं कहीं पर तो 60%, 70%, 80% तक नतीजे गलत होते हैं। अब जिस टेस्ट के नतीजे ही गलत है, उसके बेसिस पे आप बताओगे कि भैया ये क्वारंटाइन करना है, इसको उसको नहीं करना है, वो गलत है। राजस्थान के चीफ जस्टिस का टेस्ट हुआ था, राजस्थान के चीफ जस्टिस का टेस्ट हुआ था, 2 दिन में 6 बार टेस्ट हुआ था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ये एक रैंडम टेस्ट है, आप समझ रहे, कभी पॉजिटिव आ जाएगा, कभी नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव आया उसको पकड़ लो, अरे भाई तेरे को तो कोरोना है। और नेगेटिव आया तो छोड़ना नहीं है, नेगेटिव आया तब भी उसको पकड़ना है, अबे तेरे को तो कोरोना का सिम्टम है। ये गवर्नमेंट का रूल है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाए और सिम्टम हो तो बता दो भैया कोरोना। तो एनी हाउ आपको पकड़ना है सरकार। तो पॉजिटिव तो बाई चांस वाली बात है ना, आप सिक्का उछालेंगे तो कभी कभी हेड आएगा पकड़ लेंगे आपको भैया कि आप तो कोरोना पॉजिटिव है। तो एक जस्ट लाइक कोई, आप एक सिक्का ले लीजिए, उसको उछालिए, वो कितनी बार पॉजिटिव आता है, कितनी बार हेड आता है, टेल आता है, उतना ही आर्टिफिशियल की एक्यूरेसी है, नॉट मोर देन दैट। तो ऐसी स्थिति में ये आप देखिए, तंजानिया के राष्ट्रपति को ये सब मालूम चल गया कि WHO इस षड्यंत्र में शामिल है। तो उन्होंने क्या किया, पपीते का टेस्ट कराया, बकरी का टेस्ट कराया, चिड़िया का टेस्ट कराया, तो पपीते का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पपीते को कोरोना पॉजिटिव आ गया, बकरी को आ गया, चिड़िया का होगा। इंदौर में पानी का सैंपल टेस्ट हुआ, पानी के सैंपल को कोरोना पॉजिटिव आ गया। सो इट जस्ट लाइक हेड एंड टेल। एक कोई ले लीजिए, वही कोरोना टेस्ट है। आप सरकार को बोलिए इतने पैसे क्यों खराब करते हो, पकड़ना ही है लोगों को, तो कोई से पकड़ लीजिए, भैया हेड आए तो कोरोना पॉजिटिव, अंदर करो। सही कहा। तो ये लास्ट ईयर मैंने ये सुना था, 2-3 जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ बॉम्बे में, और डॉक्टर्स हैं जिनके साथ थोड़ी जान पहचान है, मैंने ये सुना था कि उन लोगों ने क्लियरली बोला था कि हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर है, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि कोई भी किसी भी बीमारी के लिए आए, उनको बोलना है कि तुझे कोविड के सिम्टम्स है और उसको टेस्ट कराना है। टेस्ट कराने के बाद उनको क्वारंटाइन कर देना है, उनको वो दवाइयां देनी है। दूसरी बात, लैब वाले बहुत सारे पकड़े गए जो फेक पॉजिटिव बता रहे थे। लैब वालों के साथ एक साठ गांठ की हुई है, उनको पैसे खिलाए हुए हैं कि जो भी आएगा आपने उनको पॉजिटिव मतलब ज्यादातर बताना है। और एक मुझे, मैं पहले भी ये एक अपने लाइव में बोल चुकी हूँ, एक मुझे एक फोटोग्राफ एक लड़की ने भेजी थी हॉस्पिटल से जो लैब में काम करती है, कि उन लोगों ने कोविड टेस्ट, कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव के किट्स बना के रखे अपने साथ, और वो पॉजिटिव वाले स्वैब्स यूज करते हैं वो लोगों को टेस्ट करने के लिए। और एक वीडियो में क्लियरली बताया गया था कि जो कोविड पॉजिटिव के जो स्वॉब्स हैं वो जब टेस्ट करने के लिए आपके नाक में डालते हैं तो कोविड का वायरस सीधा आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिससे एक नेगेटिव इंसान भी पॉजिटिव हो जाता है और फिर आपको परेशान होना पड़ता है। तो ये बहुत सारा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन बातों के बारे में पता नहीं है, और जिन्हें बताने की हम लोग कोशिश करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग कॉन्स्पिरेसी थियोरीज फैला रहे हो और फालतू की बातें कर रहे हो, जो दुनिया का होगा हमारा भी हो जाएगा। मतलब समझ में नहीं आता क्यों। तो कोविड डेथ रेट की तो आप बात कर चुके हैं, ये इससे पहले एक स्वाइन फ्लू आया था, और इसके अलावा भी और काफी सारे फ्लूज पहले आ चुके हैं। तो क्या ये सब एक्चुअली पैंडेमिक्स थे, सही थे, या प्लैंडमिक्स थे? क्या था इसका, इसकी सच्चाई क्या थी? 2009 और 2010 के अंदर स्वाइन फ्लू ऐसा ही, जिस प्रकार से हमारे देश में अभी कोरोना की बात चल रही है, हमारे देश में कम था लेकिन बाकी देश में इसको इसी प्रकार से लिया गया था। तो बाद में इसकी जांच हुई, PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप, इसमें जांच की
और काउंसिल की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मिल करके ये प्रोपेगेंडा खेला है मीडिया को मिला करके, ये स्वाइन फ्लू वाज अ नॉट ए पैंडेमिक, इट वाज अ सिंपल फ्लू। तो जो उस टाइम से डब्ल्यूएचओ के ऊपर अंगुली उठी थी, उन लोगों ने कहा था, उस रिपोर्ट के अंदर कहा था कि डब्ल्यूएचओ के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ये एक फेक संस्था है। आज हम वही गलती दोबारा कर रहे हैं, फिर डब्ल्यूएचओ पर विश्वास कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा अहम कारण ये है कि जो हमारे बड़ी ताकतें हैं देश की, उन ताकतों को इन लोगों ने अपनी तरफ मिला रखा है, चाहे वो मीडिया की ताकत हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो पक्ष के लोग हो। इस वजह से जनता को सच मालूम नहीं चल पा रहा है। इसके अदरवाइज अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी तो एक एनजीओ है, तो वो उसकी इतनी दादागिरी क्यों चलती है इस देश में, या डब्ल्यूएचओ की इतनी दादागिरी क्यों चलती है दुनिया भर में? लोग क्यों मानते क्यों है उन लोगों की बातें कि अगर किसी ने कह दिया कि कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है तो उसको या तो जेल में डाल देंगे या मार देंगे, या मतलब इस तरह की चीजें ये डॉक्टर्स बर्दाश्त क्यों करते हैं? मैं तो ये कह रही हूँ, जनता क्यों बर्दाश्त करती है? ये गुलामी का संकेत है, ये गुलामी का संकेत है। आपको और हमको लगता है कि देश आजाद हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे, यहाँ पर राज करते थे, उस समय उनको राज करने के लिए यहाँ पर रुकना पड़ता था। आज की परिस्थिति अलग है, आज उनको हमारे देश पर राज करने के लिए भारत में नहीं रुकना पड़ता है, वो वहीं बैठ करके राज कर सकते हैं। तो आज भी अलग अलग वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे वो यूएन हो, जितनी भी वैश्विक संस्था है, ये वैश्विक संस्था कहने के लिए मानव कल्याण के लिए है, लेकिन वस्तु स्थिति में क्या है, ये वैश्विक संस्थाएं जो है ये इनके अपने फायदों के लिए बनाई गई है। तो इनके माध्यम से ये सब संस्थाएं जितनी भी है, ये सब विकसित देशों ने बनाई है, विकासशील देशों को, और जो कम विकसित देश है उनकी संपत्ति को हड़प करके विकसित देशों में ले जाने वाली संस्था है। नाम के लिए डब्ल्यूएचओ है ना, काम के लिए ये एक षड्यंत्रकारी संस्था है। कब तक चलेगा ये सब? जब तक आप और हम जागरूक नहीं होते हैं, जब तक आप और हम सड़कों पर नहीं आते हैं, जब तक आप और हम लोग विरोध नहीं करेंगे, तो जो इस षड्यंत्र में मिले हुए हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के बड़े लोग हो, चाहे वो अपोजिशन के बड़े लोग हो, चाहे मीडिया हो, उनको इतना पैसा मिल रहा है जितना शायद वो 50 साल में नहीं मिलेगा, तो उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अफसोस की बात है। So, does it disillusion you when your findings are challenged or debunked? Somebody is questioned. फाइंडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो फाइंडिंग्स हम रख रहे हैं, मैंने 450 ईमेल की है। You will wonder, 4 महीनों में 450 ईमेल की है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल चीफ मिनिस्टर, ऑल हेल्थ मिनिस्टर, ऑल सेक्रेटरीज, मीडिया, सबको मैंने कहा है कि भाई ये सब फेक है, पेंडेमिक नहीं है। लेकिन किसी ने भी मेरे ईमेल का जवाब तक नहीं दिया कि हमें आपका ईमेल मिला, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आपका ईमेल में ये फाइंडिंग्स गलत है। इनके पास ऐसा कोई विजन नहीं है। जो हम बता रहे हैं वो फैक्ट है। सरकार का पास प्रोपेगेंडा है, वो मीडिया के माध्यम से बता रही है। हम जो बता रहे हैं फैक्ट बता रहे हैं आपको। मैं बता रहा हूं कि मास्क की पोर्ट साइज क्या होती है। आप भारत के किसी भी चीफ मिनिस्टर से पूछ लीजिए, या किसी हेल्थ मिनिस्टर से पूछ लीजिए, या किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो फैक्ट है। आप उनसे पूछिए कोरोना वायरस की साइज क्या होती है, वो फैक्ट है। लेकिन वो बताते नहीं है। वो सिर्फ बताते हैं जी इतने मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं, इतने केस आ गए, इतने केस आ गए, इतने केस आ गए। वो उनका बस एक ही तरीका है, इतने केस आ गए, इतने मर गए, बस। तभी तो मीडिया को खरीद रखा है ये सब फैलाने के लिए। लेकिन आपने इतने ईमेल्स लिखे, इतने सारे लोगों को आपने इस पैंडेमिक के लिए क्वेश्चन किया, जागरूक करने की कोशिश की, आपको कभी डर नहीं लगता कि ये लोग आपको मार दें, आपको खामोश करने की कोशिश करें, या कुछ ऐसा? मरना तो सबको एक दिन है, सबको एक दिन मरना ही होता है। यहाँ कोई ऐसा तो आया नहीं कि भैया यहाँ पर हमेशा के लिए रह के आएगा। ये तो हमारा एक जो क्या कहते हैं, दिस इज नॉट डेस्टिनेशन, ये तो एक बीच का पार्ट है, जर्नी है। जर्नी के बीच का पार्ट है। राइट। तो अगर किसी को मतलब आप कह रहे हैं कि कोविड इज नथिंग वेरी मेजर, इट्स अ वेरी माइनर फ्लू काइंड ऑफ अ थिंग, तो इज इट ट्रीटेबल?
easily treatable. मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सर्दी हुआ था 2017 में, तो आपने क्या किया था? चलिए, आपके बच्चों को 16 में हुआ, आपने क्या किया था? तो सेम मैं थिंग तो है। अदरक का रस पिला देती हूँ। बस whatever, जो भी आपके घर पे जो करते हैं, किसी के घर में अदरक का पिलाते हैं, किसी घर में किसी और का पिलाते होंगे, जो भी आप लोग करते आए थे, जो 16 में, 17 में, 18 में जो करते आए थे, वही आपको 19, 20, 21 में करना है. इट्स सिंपल. नो एक्स्ट्रा मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, नो प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड. जी. और एक मुसीबत और सर पे लाद दी है गवर्नमेंट ने वैक्सीन की, कि वैक्सीन लेना जरूरी है और वैक्सीन से आप बचोगे। लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी फैला दी है कि आपको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाओगे। मुझे तो ऐसे लगता है कि उल्टा वैक्सीन लेके लोग मर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप आम पब्लिक से पूछिए, आम पब्लिक को बात पता है कि जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो ज्यादा मर रहे हैं. ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी से ही बात करेंगे, अपने सोसाइटी में निकलिए, अधिकतर लोग ये कहेंगे कि जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो ज्यादा मर रहे हैं, जो नहीं ले रहे वो नहीं मर रहे, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्सीन जो है वो अनावश्यक है, नंबर एक. नंबर दो, वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, उसको टेस्टिंग में कम से कम 8 से 10 वर्ष का समय लगता है, तब जाकर के वैक्सीन के पूरे सेफ्टी पैरामीटर सामने आते हैं. ये तो वैक्सीन आपको वही 2-4 महीने में वही बना मैं के दे दिया. हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि HIV, कैंसर, दुनिया भर की बीमारियां हैं, उनका तो आज तक वैक्सीन निकला नहीं। और इसका पैंडेमिक निकलते साथ 2-4 महीनों में वैक्सीन निकाल दी। और जो ये वैक्सीन बनाने वाला था वो बना के सबको दे के मौत के घाट उतार के खुद भाग गया। वो भाग गया, उसे पता है कि अब कोर्ट केस होंगे हिंदुस्तान के अंदर, उसको पता है कि अब हिंदुस्तान में लोग कोर्ट केस करेंगे, और लोगों ने कोर्ट में केस कर भी दिया है. लोगों की एंटीबॉडी नहीं बनी 2-2 डोज लेने के बाद, तो लोगों ने केस कर दिया, भाई एंटीबॉडी तो बनी नहीं हमारे पास, तुमने वैक्सीन दे दी हम लोगों को. तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा फ्रॉड चल रहा है ना? इस फ्रॉड को एक्सपोज करने का कर्तव्य प्रत्येक भारतवासी का है, और हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. वैक्सीन इससे बचा कैसे जाए? ये वैक्सीन से बचा कैसे जाए? वैक्सीन कंपल्सरी नहीं है अभी तक. भारत सरकार का यही कहना है कि वैक्सीन जो है वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है. तो आप वैक्सीन मत लीजिए. अगर वैक्सीन स्वैच्छिक है, वॉलंटरी, तो मत लीजिए. जब आपके पास कंपल्सरी है ही नहीं है, खुद सरकार बोल रही है वॉलंटरी, तो आप मत लो उसको. आप नहीं लेंगे, बचे रहेंगे. प्रॉब्लम तो ये है ना कि एक तरफ कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो आपकी बिजली काट देंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जब प्रेशर जब इस तरह से पड़ता है तो क्या करे इंसान? जो भी इस प्रकार से प्रेशर डाल रहा है उसको बोलो भैया आप सबसे पहले मुझे लिखित के अंदर दो. जैसे कि भैया कोई कह रहा है जी आपकी तनख्वाह कटेगी कटेगी, आप उसको लिखित में जो ऑर्डर आता है उसको लेकर के गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कि वैक्सीन कंपल्सरी नहीं है, आप कोर्ट में जा सकते हैं. यू कैन मूव टू कोर्ट. आप कोर्ट जाके बात कर सकते हैं कि जब एक तरफ वैक्सीन कंपल्सरी नहीं है, ये मेरी इच्छा के ऊपर है, तो मैं लूं ना लूं. तो लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए. आपने जो इतने सारे ईमेल्स किए, आपने कोर्ट में कोई PIL डाला? मैंने बकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पीआई लिखी मैंने. वो मेरी पीआई अभी तक इधर उधर घूम रही है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर. पीएमओ के खिलाफ मैंने पुलिस कंप्लेन की है, उस कंप्लेन का अभी तक कुछ नहीं हुआ. जब देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि आप कोई संवैधानिक संस्था काम ही नहीं कर रही है ना? तो एक आदमी अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब बहुत सारे लोग करेंगे, मैं अकेला अगर कुछ कंप्लेन करता हूं तो बात नहीं बनती, लेकिन जब हजारों लाखों लोग कंप्लेन करेंगे, वैक्सीनेशन का जो फोर्सफुली किया जा रहा है तो वो लाखों लोगों पे किया जा रहा है, वो लाखों लोग जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक्शन होगा. तो मतलब इसका तरीका ये है कि सब लोग मिलकर PIL डालें या चिट्ठियां लिखें, ईमेल करें? आप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर जो भारत सरकार के जो चीफ जज है उनको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, उनको आप चिट्ठी लिख चीफ सकते हैं. जज? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ एनी स्टेट. Oh, okay. So somebody please note that down, that we should be sending an email directly to the Chief Justice of India and of the state. इसके अलावा कोई और तरीका है? कुछ कोई और नाम है जिनको भेजना चाहिए?
बाकी तो जो सब मिले हुए हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, मीडिया भी मिला हुआ है, तो वहां आपको आप चोर से कहेंगे कि भाई आप चोरी कर रहे हो तो वो कुछ नहीं कहेगा ना, वो तो उसको मालूम चलेगा अच्छा मेरी चोरी पकड़ में आ रही है तो पकड़ में आ रही है। अब तक तो उनको सबको पता चल गया होगा कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। चोरी पकड़ी जा चुकी है। अभी हिंदुस्तान में ये हाल है कि सरकार की लाख कोशिश के बाद सिर्फ 4% लोगों ने 2 डोज लिए, अच्छा, यानी ये कि अब सिर्फ हाँ, 4% लोगों ने ही 2 डोज ली है। सरकार की लाख कोशिश के बाद, सरकार मिली हुई है, विपक्ष मिला हुआ है, मीडिया मिले हुआ, सबको सब मिलाकर इतना कोशिश करने के बावजूद, ये तो हमारी विक्ट्री है। राइट। वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि इसके अंदर नैनो चिप्स या कुछ इस तरह की चीज है, माइक्रो चिप्स हैं, नैनो चिप्स हैं। देखो, वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स को इस प्रकार से पता लगाना मुश्किल है। जो भी आएंगे आपके सामने, उनकी जो फैक्ट शीट होती है वहीं से बता सकते हैं। अगर आपसे कोई कुछ दे भी दे जाए, अगर आपको मान लीजिए 1 ड्रॉप दे भी दे जाए हाथ में, तो आप उसको पता नहीं लगा सकते ना। एक बड़ा कोई भी इंसान होगा उसको पता लगा नहीं पाएगा। लेकिन जो वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर गाय के बछड़े का मांस प्रयोग होता है। ये हमारे एक मित्र ने आरटीआई लगाई है। इस आरटीआई के जवाब ये सरकार ने किस प्रकार से हमको गुमराह किया। गौ माता हमारे लिए बड़ी पवित्र होती है, इस देश की जनता के लिए। ये सरकार की आरटीआई का जवाब है। ये मैंने अपने फेसबुक पे डाल रखा है। ये इसमें 8 नंबर का पॉइंट है। ये 8 नंबर का पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ये आरटीआई का जवाब दिया है गवर्नमेंट ने। इसमें कुल 12 क्वेश्चंस पूछे थे। 8 का जो आंसर है, पॉइंट नंबर 8, एज फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फर्म। मतलब सरकार को भी फर्म इंफॉर्मेशन देती है, सरकार के पास भी नहीं है। न्यू बॉर्न काफ सीरम, न्यू बॉर्न काफ सीरम इज यूज्ड इन रिवाइवल प्रोसेस ऑफ वीरो सेल्स। वीरो सेल्स से ही आपके वैक्सीन बनते हैं। तो जो वीरो सेल्स होती है, न्यू बॉर्न काफ सीरम, जो नया जन्मा बच्चा होता है, which is used for the production of the coronavirus during the manufacturing of the Covaxin bulk vaccine of Messrs भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक की बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि भारत बायोटेक के जो वैक्सीन होते हैं, उसको बनाने की प्रक्रिया के अंदर न्यू बॉर्न काफ सीरम इस्तेमाल होता है। तो नए जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, उस बच्चे को मारते हैं, उसका जो सीरम निकालते हैं। तो 2 चीज होती है वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में। 2 चीज क्या होती है? होता है फीटल बोवाइन सीरम, FBS कहते हैं, और एक होता है न्यूबॉर्न काफ सीरम। ये 2 चीज मैंने इसको लिंक निकाला हुआ है। मतलब इंसान के बच्चे को भी मार के वो भी डाला नहीं, हुआ है? ये फीटल बोवाइन सीरम है। जैसे जो गाय होती है, जो गर्भवती होती है, उसके गर्भस्थ शिशु को निकाला जाता है, उसका सीरम वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग होता है। ये जहां इतनी तक बड़ी मैंने बात। सुना है कि इंसान के बच्चे भी मतलब गर्भ से निकाल के उनका भी डाला हाँ, गया है। वो भी है। कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जिसके अंदर ह्यूमन सेल्स भी यूज होते हैं, और ह्यूमन फीटल सेल लाइंस होती है, वो अलग अलग सेल लाइंस होती है, वो भी यूज करते हैं ये लोग। तो आप सोचिए कि जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी बात है जो सरकार जनता से छुपा रही है, तो जनता को बताना चाहिए सरकार को कि भाई ये इस प्रकार क्या मैटर है। इसके लिए आरटीआई लगाने की क्या हो सकता है? सरकार खुद आगे आके बताए कि भैया इसके अंदर कौन सा सीरम इस्तेमाल हुआ है। काफ सीरम है तो कितने काफ मारे, कितने गर्भवती गौ माता की हत्या की आपने। क्योंकि ये आप सोचिए, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी मोटी मोटी, तो 140 करोड़ डोज तो वो चाहिए हमको, ठीक है। और 5-10 करोड़ डोज वेस्टेज भी हो जाएगी, तो 150 करोड़ हो गई। 150 करोड़ तो सिंगल डोज हुई है, डबल डोज में 300 करोड़ है। अब 300 करोड़ डोज के लिए कितनी लाखों करोड़ों गायों को इन लोगों ने मारा? सरकार वो आंकड़े तो दे हमको, देश की जनता को तो बताएं कि भाई 300 करोड़ के लिए कितनी कितनी लाख गायों को मारा है आप लोगों ने। तो सरकार वो आंकड़े देने की बजाय, जब हम सरकार को ईमेल लिखते हैं तो सरकार आंकड़े देने की बजाय जवाब नहीं देती है। मतलब जैसे कि उन्होंने ईमेल रिसीव ही नहीं किया, हमारे पास तो आया ही नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। ये तो गलत है ना। सभी तरह की संस्था है जो इस प्रकार से काम कर रही है, भारत सरकार की संस्था हो चाहे किसी राज्य सरकार की संस्था हो, इस समय देश का जो माहौल है, आपके किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जाता।
आप कुछ पूछते हैं, कुछ ईमेल करते हैं, कुछ करते हैं, तो एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं, जो आपको बहुत बात की बात है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से देश में स्थिति चल रही है। अब जो लोग शुद्ध शाकाहारी है, और खासतौर से हिंदुओं के लिए तो गौ माता बड़ी पवित्र होती है, तो गौ माता के गर्भस्थ शिशु से, और वो भी लाखों गौ माता को मार के किया गया, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और वो भी वो वैक्सीन जिसको बनने में 10 साल चाहिए, वो आपको 5-10 महीने में बना के दे दिया है, जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? वो बीमारी जिसके लिए किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। एम्स में इसका स्टडी हुआ, आयुर्वेदिक इलाज से 100% लोग ठीक हो गए। एम्स का स्टडी है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्स आता है, एम्स की स्टडी है, वहां के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने की है कि भाई 100% लोग ठीक हो रहे हैं। जब 100% लोग ठीक हो रहे हैं तो फिर वैक्सीन की क्यों चाहिए? वैक्सीन इसलिए चाहिए कि इनको एक सर्विलेंस स्टेट बनाना है, इनको आपका एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, है ना। हर आदमी के शरीर में एक चिप लगा करके वो आपको एक सर्विलेंस स्टेट में लाना चाहते हैं। कौन से, क्या क्या? एक जो अभी जो चल रहा है, वो चल रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा चल रहा है ना। हाँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर और संसद के बाहर कई बार बोल चुके हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप सुना भी होगा, पर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक वैश्विक षड्यंत्र है। ऑर्डर मीन्स आदेश, एक नया वैश्विक आदेश है, जिसके अंतर्गत इन लोगों का प्लान है कि दुनिया की आबादी को, जो कि 800 करोड़ है, इसको कम करना है, 50 करोड़ तक करना है, ये उनका लक्ष्य है। उनका यह मानना है कि 50 करोड़ से अधिक लोग इस पृथ्वी पर नहीं होने चाहिए। तो ये वैश्विक षड्यंत्र है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, जहां पर ये अपनी आबादी, पूरी दुनिया के वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 50 करोड़ से कम करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आजकल नई नई तकनीक आ चुकी है, आजकल AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन रोबोट्स आ चुके हैं। एक रोबोट जो है वो 50 आदमी का काम कर लेता है, और रोबोट जो बिना थके, बिना 24 आवर काम कर लेता है। तो जब उनके पास रोबोट्स आ चुके हैं, AI आ चुकी है और ऑटोमेशन हो चुका है, तो उनको लगता है कि भाई ये इंसान हमारे काम के नहीं है, तो इसलिए वो धीरे धीरे इंसान को फेज आउट कर रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। इसके लिए एक एक व्यक्ति को गुलाम बनाना, एक एक व्यक्ति को सर्विलेंस में रखना, है ना। तो ये उसका एक तरीका है, सर्विलेंस स्टेट बनाने का तरीका। इसके लिए सरकार फोर्स कर रही है, सरकार आपको गुलामी की आदत डाल रही है, भैया मास्क पहनो, भैया वैक्सीन लगवाओ, नहीं लगाओगे, मास्क नहीं है तो आप सफर नहीं कर सकते हैं, आपके पास टेस्टिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे गुलामी की आदत डाली जा रही है। ये वैक्सीन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं? अब मतलब जो आगे नहीं लेंगे या नहीं लेना चाहते वो तो बात की बात है, लेकिन जो ले चुके हैं या जिन्हें नहीं पता कि इसके कोई बैड इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो मेन होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कभी भी हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है और नियर फ्यूचर हो सकता है। उसमें अगर रिएक्शन होता है तो तुरंत व्यक्ति की डेथ हो जाती है, नंबर 1। लॉन्ग टर्म में जिस वैक्सीन का टेस्टिंग टाइम 5 महीने का, 6 महीने का है, उसको आप लॉन्ग टर्म उसके क्या प्रभाव होंगे वो हम कैसे बता सकते हैं? अगर किसी वैक्सीन को 10 साल तक स्टडी किया जाए तो बता सकते हैं इसमें यह प्रभाव है। लेकिन ओवरऑल जो वैक्सीन जो नए नए बन रहे हैं, अभी आप देखें कनाडा के अंदर और यूएस के अंदर ओटीज्म पिछले 50 वर्षों में 50 गुना बढ़ चुके हैं, 50 टाइम्स। और ओटीज्म जो वेस्टर्न जो सोसाइटी है, उनका यह मानना है कि जो ऑटिज्म का जो बढ़ने का कारण है वो वैक्सीनेशन है। कैंसर बढ़ रहे हैं, कैंसर किस स्पीड से बढ़ रहा है आप सोचिए। तो कैंसर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई लिंक होगा। तो लेकिन ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो इसके ऊपर आपको स्टडी नहीं करने देती है। आपने कोई वैक्सीन लगवाया, किसी बच्चे का वैक्सीन लगवाया, 1 साल बाद आप जाके सेंटर में पहुंचोगे भैया तो वैक्सीन से हुआ, वो तो आपको भगा देंगे। आप कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाएंगे 1 साल बाद कि भाई 1 साल पहले वैक्सीन लगवाया था इसलिए मेरे बच्चों को ऐसा हो गया, वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं। ये तो गवर्नमेंट को ही तय करना होगा ना। इस प्रकार की स्टडी तो पब्लिक पैसों से जो होता है वो एक इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इनके अंडर काम कर रही है। गवर्नमेंट जो है को ये लोग खरीद चुके हैं, तो जैसा ये चाहते हैं वैसा गवर्नमेंट काम कर रही है। किसी का सवाल है कि क्या आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन से बात की है या उनको लेटर लिखा है, ईमेल लिखा है? सारे कमीशन
कौन नियुक्त करता है? इनके जो भी चेयरमैन वगैरह होते हैं, कौन नियुक्ति करता है? कौन आपकी सुनवाई करेगा? आप देखिए ना, जैसे अभी आपको बताते हैं कि ये कोई भी कमीशन होता है, जैसे कि महिला आयोग है, महिला आयोग में मान लीजिए कोई अध्यक्ष है। अब होता क्या है, आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी का खेल होता है। अगर मान लीजिए बीजेपी की महिला आयोग की अध्यक्ष है, और कोई अगर मान लीजिए कांग्रेस के किसी स्टेट में कोई बात होती है, तो महिला आयोग के अध्यक्ष फला तुरंत वहां पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन वही जो महिला आयोग के अध्यक्ष वहां नहीं पहुंचेगी जहां उनकी सरकार है। तो ये सब तो तोते हैं, इन तोतों का कोई कुछ नहीं हो सकता इनसे। तो ये कहते हैं कि 2-3 साल में जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो लोग सब मर जाएंगे, तो क्या ये सही है? ये अभी बताना मुश्किल है कि सब लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एनी काफी इफेक्ट लोग ऑन अमित कुडाली जी ने पूछा है, एनी इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी? फर्टिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ है, यूके के एक साइंटिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है, और उस पब्लिश में ये बताया गया है कि भाई जो वैक्सीन की जो स्पाइक प्रोटीन्स है, उनकी वजह से उनका जो असर पड़ेगा, उनका असर टेस्टिस पे ओवरीज में पड़ता है, और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है। मुझे एक बात बताइए, अभी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, मतलब इनको क्या भगवान ने आके ख्वाब में बता दिया कि थर्ड वेव आने वाली है, और वो लोग उसकी तैयारी, सेकेंड वेव अभी शुरू नहीं हुई थी कि तब से कर रहे हैं? गवर्नमेंट के खुद मिनिस्टर्स वगैरह कुछ लोग बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव में ज्यादातर बच्चों को, मतलब जैसे अभी बूढ़ों को लगा दिया, जवानों को लगा दिया, अब कह रहे हैं बच्चों को, टीन्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को लगाओ। तो थर्ड वेव में कह रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे मारे जाएंगे। तो वो क्या है क्या ना, ये सही वो है? कोरोना वायरस का जो आईक्यू है ना, वो 200 है। सरकार के हिसाब से जो कोरोना वायरस है उसका आईक्यू 200 है। तो पहले वो बूढ़ों को करता है, फिर बाद में जवानों को करता है, फिर अगली वेव में बच्चों को करता है। तो सरकार मानती है कि भाई कोरोना वायरस का आईक्यू 200 है। या तो फिर हो सकता अच्छा, है कि सरकार के जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका आईक्यू 200 होगा। लेकिन आप अब खुद जैसे सोचिए। स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना है या अब्रॉड पढ़ रहे हैं, उनको अब्रॉड जाना है, तो हर जगह तो ये जोर दे रहे हैं कि बिना वैक्सीन पासपोर्ट के, मतलब आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और अगर आप बोलो कि फेक पेपर बना लो, तो वैक्सीन लगाने वाले को तो मैग्नेटाइज हो रहे हैं लोग, चिपक रहे हैं, तो वो तो कहीं पर भी वो, मतलब आपको कॉइन या मैग्नेट लगा के चेक कर लेंगे। तो फिर कैसे बचा जाए इससे? इससे बचने का वही तरीका है, आपको मास पब्लिक प्रोटेस्ट करना होगा, घर से बाहर निकलना होगा, अपने अपने विधायकों को, अपने अपने सांसदों को घर पे जाकर के उनका विरोध करना होगा। क्योंकि आपने अपना जो विधायक और सांसद चुना है वो आपका प्रतिनिधि है। तो आप अपने उनसे बात कीजिए, उनका घेराव कीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में लोग बाहर निकले, उनसे पूछे कि भैया ये आप रेस्ट्रिक्शन हम पे क्यों लगा रहे हैं। जब हम उन्हें परेशान करेंगे तो वो आगे पूछेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते ना। तो आपको अधिक से अधिक सांसदों का, विधायकों का घेराव करना होगा, अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घेराव करना होगा। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह क्या है, ये तो हमारा नौकर है, ये मालिक थोड़ी है। आप सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि भैया आप दुकान नहीं खोल सकते हो, कैसे कैसे कह सकता है दुकान नहीं खोल सकते हो? यू आर द पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट में जनता का नौकर, हम जनता, तुम्हारा नौकर है। ये मालिक कब से बन गया हमारा? राइट। तो आप, सॉरी, योर नेम वाज योगेंद्र, आई थिंक, राइट? Yes, madam. Yes, madam. Perfect. हाय, यू हाँ हैड मैम। सम क्वेश्चंस फॉर हाँ डॉक्टर जी, तरुण? आपकी साथ बात हुई थी, लेकिन मैं इनसे मिलना चाह रहा था, देखते हैं सर कब मौका मिलता है। तो अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे चल मीडिया में इतना चल रहा है 5G का, AI, ये कुछ नैनो चिप्स, ये कुछ तो लिंक निकल रहा है, या हमारी ऐसी बातें चल रही है? मतलब ये थोड़ा सा फैक्ट बताएं, क्या कर रहे हैं? अब वैक्सीन का अब आगे लगवानी है नहीं लगवानी, मतलब मैं तो डाउटफुल, मैं बहुत ही डाउट हो रहा है हमको, अब आगे लगवाने चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे बेटा था, बड़ा बेटा था, सारी वैक्सीन लगाई, निमोनिया की वैक्सीन लगाई, तो निमोनिया हो गया उसको, वेंटिलेटर पे 9 दिन रहा, 18 दिन आईसीयू में रहा। छोटे बच्चे को, जो छोटा बेटा है, उसको मैंने थोड़ा स्किप कराना स्टार्ट कर दिया, और उसकी लिटरली बहुत ही कम वैक्सीन लगाई है मैंने, तो बिल्कुल फिट है, फाइन है, मतलब मैं क्या मानूं इसको? तो अब ये आप बताइए, अब आज का जो इंटरव्यू सेशन चल रहा है, इसमें योगेंद्र जी जो अपने आप में एक जीवित सबूत है हमारे सामने। वो, उनके दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं, एक को उन्होंने वैक्सीनेट किया है और वो बीमार रहता है, दूसरे को वैक्सीनेट नहीं किया, वो स्वस्थ रहता है। तो ये अपने आप में ही सबूत निकल के बाहर आ रहा है, लेकिन ये सबूत बहुत दिनों बाद आते हैं, कई सालों बाद आते हैं।
है ना। एक वैक्सीन लगाने के कई साल बाद पता चलता है कि भाई क्या स्थिति हुई। अब कोई सरकार इतना लंबा टेस्ट करने को तैयार नहीं है, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी सरकार को इतना लंबा टेस्ट करने की अनुमति देती नहीं है। यही समस्या है। एक वैक्सीन अगर लगवाया है तो कम से कम 20-25 साल तक उसका फॉलोअप होना चाहिए। मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो सब बाहर से आती हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की अपनी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत कम है, ये सब बाहर से आई हुई हैं। अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रहा है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी वहां गए थे सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर, देश की जनता को बताने के लिए कि ये स्वदेशी वैक्सीन है। ये स्वदेशी वैक्सीन नहीं है, ये सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो है वो इंग्लैंड की कंपनी है एस्ट्राजेनेका, वो पेरेंट कंपनी है, वो वैक्सीन बनाती है। उस वैक्सीन को बना करके वो यहाँ बेचती है, यहाँ पर वो छोटे छोटे करके उसको डब्बों में पैक करता है। इतने काम है उनका, और कुछ काम नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसी वैक्सीन को जो अलग अलग डोज में पैकिंग करता है, बन के आती है, कहां से आती है, बन के बाहर से आती है। और जो भी एमआरपी है, जो उस वैक्सीन की एमआरपी अगर 50 रुपये है या 100 रुपये या 1000 रुपये है, उसका 50% हिस्सा एस्ट्राजेनेका को जाएगा। ये बाई रूल है। बट लोगों से कह रहे हैं कि मतलब कुछ 1200-1500 की एक वैक्सीन है और जाके आपको लगानी है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, वो कहाँ से जाके लगाएंगे? स्लम ड्वेलर्स को तो बुलाकर बोला जा रहा है कि हम तुम्हें 200 रुपए देते हैं, तुम जाके लगवाओ। ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, क्योंकि हम सवाल ये है कि हम क्यों लगवाएं जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी 5000 रुपीज, लेकिन मैं क्यों लगवाऊं जब कोई चीज मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। आई शुड इंजेक्ट। नहीं, मैं बात कर रही हूँ उनके दोगलेपन की। लोगों से कह रहे हैं कि आप स्लम ड्वेलर्स को बोल रहे हैं कि हम पैसा देते हैं, जाके लगवाओ, और बाकी लोगों से इतना पैसा लिया जा रहा है कि आप आके लगवाओ जरूरी, वरना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आप मतलब कई जगह पे सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, उसके मॉल में एंटर करना है या कहीं पर भी, मतलब जैसे ट्रैवल करना है। ट्रेन्स बंद करके रखी हुई हैं, लोगों का कमाई रुकी हुई है। ऐसे तो कोरोना से मरे नहीं मरे, भूखे तो पहले मर जाएंगे लोग। उसी से मरे। ये जो मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है, मिसमैनेजमेंट, गलत मेडिसिन, नो मेडिसिन, नो मेडिकल हेल्प, उसकी वजह से लोग ज्यादा मर रहे हैं। और ये जो ये मैग्नेट वाला इफेक्ट हो रहा है, तो वैक्सीन लेने के बाद क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसका इफेक्ट कम किया जा सके, या मैग्नेट वाला इफेक्ट ना हो, या दिमाग के ऊपर असर ना हो? नहीं, वैक्सीन तो आप ले चुके हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जा चुका है। अब धीरे धीरे वहां से वो रिलीज भी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में डिटॉक्स नहीं हो सकता। डिटॉक्सिफिकेशन का कोई चांस लगता नहीं मुझे। थोड़ा बहुत योग प्राणायाम से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना उसमें नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिसको वैक्सीन लगा और वो वैक्सीन से मर गया, उसका जब वो पोस्टमार्टम किया गया तो उसके जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं सबके ऊपर वो वैक्सीन अटैक कर चुका था। मतलब वो जो इफेक्ट करता है ना, वो मुझे लफ्ज याद नहीं है। हो सकता है बॉडी में रिएक्शन, कई तरह की रिएक्शंस होती है, तो पॉसिबल है। पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी जो इन लोगों ने बनाई है कि हमारे सारे बॉडी में अफेक्ट करे, वो करता है। नमस्कार ईश्वर जी, आप कह रहे थे आपको कुछ पूछना है। नमस्कार जी, जय हिंद। जय हिंद। मैं कुछ बातें प्रश्न उठाना चाहता था। डॉक्टर साहब भी, मैंने भाई साहब आ रहे थे आज, तो इनकी प्रोफाइल देखी थी मैंने, और ये अजब संयोग है कि ये भी नेताजी को, राजीव दीक्षित जी को के फॉलोवर है, और मैं भी। और इनकी मैंने कवर पेज, अपना आज कवर पेज बनाया है भाई साहब का, डॉक्टर साहब का। उस पे लिखा है आपके पास कुछ सवाल था? हाँ, सवाल है। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जैसे नोट्स का डिमोनेटाइजेशन किया था मोदी जी ने अचानक, ऐसा 2020 में अचानक उन्होंने लॉकडाउन किया, ऐसे ही अचानक किया।
जबकि इनके पास दिसंबर में खबर आ चुकी थी कि ये बवाल आने वाला है। इनकी कोई तैयारी नहीं इन्होंने की थी। शुरू में हमें भी लगा कोई महामारी है, जैसे जैसे यहाँ आयुर्वेदाचार्यों ने प्रश्न उठाए और कुछ अमेरिका से और इधर उधर से चाइना से वीडियो आए, डिस्क्लोजर हुए, तो हमारी भी नींद खुली। जिस समय ये महामारी शुरू हुई, जिसको ये मैं इसको सो कार्ड महामारी कहता हूँ, मैं इसको मानता ही नहीं ये महामारी है। और उस समय इस महामारी की कोई दवाई नहीं थी और सारे देश के अस्पताल भर गए थे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और बेड शॉर्ट पड़ गए थे। मोदी जी ट्रेनों को बेड का रूप देने में लगे हुए थे। ईश्वर जी, बीमारी शुरू हुई तो कोई दवाई नहीं थी इसकी। एक मिनट ईश्वर जी। हाँ जी। तरुण जी के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, उनका कोई वेट कर रहा है तो उन्होंने जाना है, तो आप सवाल पर आइए, आपका सवाल क्या है? अब मैं सवाल ही कर रहा हूं उनसे कि दवाई कोई इजाद नहीं हुई थी और आज तक उसकी दवाई कोई इजाद नहीं हुई है। वैक्सीन को साइड में रख दीजिए, तो ये इतनी देर जो 70 लाख लोग दुनिया में मारे गए और 4 लाख लोग हिंदुस्तान में मारे गए अब तक, मोटा मोटा जो यूएनओ के आंकड़े आ रहे हैं, लगभग। तो ये तो लोग मारे गए बिना दवाई के, या जो भी इन्होंने उल्टे सीधे ट्रीटमेंट किए उससे मारे गए। जब इन पे कोई दवाई नहीं थी, ये मलेरिया की दवाइयां और पता नहीं क्या क्या देते रहे, इन्होंने उन दवाइयों से उस बीमारी का इलाज क्यों किया? मोदी जी ने वर्ल्ड में योगा डे डिक्लेयर कराया। हाँ जी, पहले तो इसका उत्तर सरकार ही दे सकती है। जो दवाई काम की नहीं है, जिस दवाई का इससे कोई संबंध नहीं है, और वो सारी दवाइयां हम विरोध कर रहे थे, हम पहले दिन से विरोध कर रहे थे, भैया ये दवाई मत दो, इनसे लोग मरेंगे, और सरकार ने अब लास्ट में आकर के वो सब दवाई को विड्रॉ कर दिया। अब सरकार खुद कह रही है कि ये दवाई काम की नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भैया इससे लोग मरेंगे, इन दवाई को आप मत दीजिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मत दीजिए, इंटरफेरोन मत दीजिए, रेमडेसिविर मत दीजिए। अब सरकार ने वो सब दवाई धीरे धीरे बंद कर दी। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र पहले से मिले हुए लोग, जो उनको बेचना था बेच दिया, उसके बाद बंद कर दी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पैसा कमाना था। जो लोग बोल रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, एक मिनट ईश्वर दत्त जी, लोग बोलते हैं ना इतने लोग मर रहे हैं, वो शमशान घाटों में लाइन लगी पड़ी है। शमशान घाटों में इसलिए लाइन लगी पड़ी है क्योंकि पूरे शहर में अगर 10 शमशान घाट हैं तो उसके अंदर कोविड पेशेंट्स के लिए आपने सिर्फ एक खोला है। तो जो नॉर्मल डेथ भी होती है, उम्र से भी कोई मरता है, तो जो 10 शमशान घाट में फैलने वाले थे उनको सबको एक ही में भेजा जा रहा है, तो लाइन तो लगनी है। दूसरी बात ये है कि ये क्लियरली मतलब बहुत लोगों ने इसको एक्सपोज किया है कि जो कोविड के नाम पे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके ऑर्गन्स, उनको जान से जानबूझ के मार के उनके ऑर्गन्स निकाले जा रहे हैं, तो ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो रही है। ये इनका सबसे बड़ा दूसरा प्लान है, एक दूसरे तरफ से पैसा कमाने का। तो ये लोग कोई कोविड से नहीं मर रहे। जब आपने 50 हॉस्पिटल है शहर में, उसके अंदर सिर्फ 4 या 5 आपने कोविड के लिए दिए हैं, तो बेड की कमी तो होनी है, ऑक्सीजन की कमी तो होनी है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है बात। वो सिर्फ डर रहे हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बकवास कर रहे हैं ये लोग कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। पुरानी वीडियोस, केमिकल लीकेज की डेथ से जो सड़कों के ऊपर लोग मरे थे, वो पुरानी वीडियोस को दिखा के बोल रहे हैं कि ये कोविड से मरे हैं। तो फिर और लोग यकीन कर रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक लेडी आई जो मुझे बोल रही थी, वो स्लम्स में रहती है। मैंने कल भी अपने शो पर ये बात बोली थी, मैं आज फिर बोल रही हूँ। वो कहती है कि हम लोगों को लोग आके बता रहे हैं कि आप वैक्सीन ले लो क्योंकि ब्लैक फंगस नाम की एक और बीमारी आने वाली है। अब वो पड़ गंवार झोपड़पट्टी वाले, उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ब्लैक फंगस क्या है, क्यों है। वो तो नाम सुन के कि भागो वैक्सीन लो नहीं तो मर जाओगे। उनको ये नहीं पता कि ब्लैक फंगस तो मरेंगे नहीं, ब्लैक फंगस तो उनको होगी नहीं जब तक हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन वैक्सीन लेके जरूर मर जाएंगे वो। और वैक्सीन लगे को लेके इन लोगों को क्यों मारा जा रहा है? आज आप किसी भी झोपड़पट्टी में चले जाओ, कोई मास्क नहीं पहनता वहां। ये बॉम्बे के बड़े बड़े जो मुस्लिम लोकेलिटीज हैं,
वहां पे खुले आम लॉकडाउन में लोग, मार्केट्स भी खुली हैं, घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मास्क नहीं पहन रहे। उनको तो नहीं होता कोरोना। तो ये तो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोग बन रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये सब सिखाएगा कौन, उनको बताएगा कौन? अब मेरे घर में या मेरे जान पहचान में जितने गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले हैं, वॉचमैन है, भाइयां हैं, नौकर हैं, मैं वीडियोस ये बना बना के उनको भेजती हूँ ताकि उनकी आंखें खुलें, क्योंकि जब तक वो सड़कों पे नहीं आएंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। राइट? एम आई राइट डॉक्टर? ठीक, करेक्ट। अब मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछूंगा। आज थोड़ा सा मैं अभी समझ पाया था, आप कह रहे थे कि शायद गाय के उससे ये इंडियन वैक्सीन इजाद करेंगे। अभी मेरा कोई काफी लोग बैठे हुए हैं जी, नेक्स्ट मीटिंग करेंगे बाकी चर्चा में। ठीक है जी मैडम। ठीक है। ईश्वरदत्त जी, मैं 1 मिनट आपको निकाल रही हूँ जरा, पहले मैं इनसे डॉक्टर साहब से बात कर लूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ऐड करती हूँ दोबारा। ओके। हाँ जी डॉक्टर, और क्या बताना चाहेंगे आप हमें कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ठीक है, वो तो करना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट तो करना चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं आपके पास में। व्हाट एल्स यू कैन डू? कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि इंडियन आर्मी में सबको फोर्स किया जा रहा है, उनको वैक्सीन लगाई जा रही। आर्मी अगर मर गई तो हमारी देश की रक्षा कौन करेगा? हाउ डू वी गो अबाउट दैट? वो तो चाहते ही है ना, वो तो जो वैश्विक षड्यंत्र कहे ताकते, वो चाहते हैं कि सब लोग मरे तो सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, एमडी हैं, एमबीबीएस हैं, आपके बहुत सारे डॉक्टर पहचान वाले होंगे, दोस्त होंगे, कोलीग्स होंगे। क्या आप वो लोग सब भी जानते हैं जो आप जानते हैं? क्या आपने उन्हें बताया है, उनसे बात की है? जानते भी है और काफी लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, और वो खुद मुझे कई बार कई तरह के एविडेंस भेजते रहते हैं। हालांकि सामने नहीं आते, लेकिन पीछे से वो सपोर्ट करते हैं। ये लोग सामने आने से क्यों डर रहे हैं? क्यों? बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, वो कहते हैं ये है, मैंने ये फाइंड आउट किया है, रिसर्च किया है, लेकिन मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। अरे मुझे बता के क्या होने वाला है? तो आई डोंट नो, इतना डर क्यों है? हम लोग कोई गुलाम तो है नहीं। पता नहीं लोग ये क्यों भूल जाते हैं, पुलिस ये क्यों भूल जाती है, गवर्नमेंट ये क्यों भूल जाती है कि गवर्नमेंट और पुलिस हम लोगों के सर्वेंट्स हैं, हम उनके सर्वेंट नहीं हैं। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। हमने उन्हें चुना है तो हम उन्हें गिरा भी तो सकते हैं। ये इसका कोई तरीका नहीं है कि इस गवर्नमेंट को गिराया जाए और सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप लोग डॉक्टर्स मिलके ऐसा नहीं कर सकते। किसी गवर्नमेंट को गिराना बहुत बड़ी बात है, संभव नहीं है। पर गवर्नमेंट ऐसी हरकतें करेगी तो फिर करना तो पड़ेगा। वो मैं आपसे कह रहा हूँ, मास प्रोटेस्ट इज द सॉल्यूशन। अगर लाखों लोग बाहर निकल जाए तो गवर्नमेंट गिर जाएगी रातों रात। लाखों लोगों को बाहर निकालने के लिए इंस्पायर कैसे करें डॉक्टर साहब? उसी पे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आपके साथ हैं, आप बताइए क्या करना है। हम जहां तक कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। मतलब मेरा तो ये काम नहीं है, या मुझे तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ना मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब से मुझे पता चला है तो मैं लोगों तक ये बातें पहुंचाने के लिए आप जैसे लोगों के साथ बातचीत करके ये बात फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई एम विथ यू व्हेनेवर यू नीड माय हेल्प, आई एम देयर। सो अगर आपको कुछ और कभी नया पता चले तो प्लीज लेट मी नो, वी कैन डू वन मोर शो सो दैट हम लोग उस बारे में भी बात कर सकें। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड में 21 या 24 जुलाई समथिंग कुछ ऐसा प्रोटेस्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में तो रोज ही होते रहते हैं छोटे मोटे। जैसा भी होगा आपको जानकारी देंगे हम। हाँ प्लीज बताइएगा। जी। और एक और रिक्वेस्ट थी डॉक्टर तरुण, मैं इस कोशिश में हूं कि आप जैसे और जो लोग हैं, जैसे योहान है, डॉक्टर जगदाले है, डॉक्टर सुजन है, वगैरह वगैरह, इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाऊं ताकि आप लोग सब अपनी बात रखें
और डिस्कस करें और वो बात भी लोगों तक पहुंचे. ठीक है. Yeah, so I'll get in touch with you. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Namaskar. Yes. हाँ जी, अब बताइए. और who would like to talk what? Please come. Anybody? Okay, so one second. I am recording this here. In case this video is not recordable, I'm not able to record it, or YouTube deletes it, so I could not record the video, but I've recorded the audio. That was Dr. Tarun Kothari from Delhi, and I'm going to save this video and maybe put it up on Instagram as well. So this was Guinea Asia with Dr. Tarun Kothari. Thank you and goodbye. Please be ready to come out on the roads, everyone. Yes. ओके, सो ईश्वर जी गए मुझे लगता है. ईश्वर जी, ओके, ही वांटेड टू से समथिंग. Dr. Smile tells a lot of things that really mass protest required. Yes. Okay, fine. So this is the end of the session today, and I hope that you will all share this link. Download it as soon as possible because it's definite that this is going to be deleted. पहले भी वो इसीलिए मुझे चैनल ही चेंज करना पड़ गया. मैंने नया चैनल स्टार्ट किया और इसके ऊपर एक बार 2-3 वैसे कल जो होने वाला है, इवन दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लोसिव. कल जो इस चैनल पे मैं लाइव करने वाली हूँ मिस्टर प्रकाश पोहरे के साथ. उन्होंने जो मुझे वीडियोस भेजे हैं ना, ओ माय गॉड. किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था उसके बारे में. वो कल डॉक्टर मिस्टर प्रकाश पोहरे जो एडिटर हैं न्यूज़पेपर के अकोला में महाराष्ट्र में, ऐसे ऐसे एक्सप्लोसिव डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हैं. एंड ही इज just like me, he's a very passionate person when it comes to talking. So he is going to expose a lot of things. Make sure you see that. And before वो वीडियो शुरू हो, इससे पहले मैं आज इस वीडियो के नीचे वो लिंक शेयर करूंगी, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी वो लिंक शेयर किया है. इससे पहले कि वो वीडियो शुरू हो, सबके साथ शेयर कर लो ताकि लोग आके वो देखें, ताकि उन्हें सच पता चले कि शहरों की तो हम बात करते हैं, हम लोग शहरों में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन गांवों में क्या हो रहा है और कहां तक सच्चाई को दबाया जा रहा है, इस बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए. हाँ जी ईश्वर दत्त जी, कहाँ गायब हो गए थे आप? मैं तो कहीं नहीं गायब हुआ. डॉक्टर ने वैसे ही मुझसे 40-50 मिनट का टाइम लिया हुआ था, तो उनकी क्लास चल रही थी, उसके बीच में उन्होंने ही अग्रीड टू डू दिस, सो इसलिए मैं आपको काट रही थी कि पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए. हाँ जी, अब आप बताइए. ये तो कोई बात नहीं, काटना थोड़ी होता है ये तो वो गेस्ट थे आज के. मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, कॉमन मैन हूँ, कभी भी आ सकते. हम सब है, हम सब भी तो कॉमन ही है. तो डॉक्टर साहब को इम्पोर्टेंस देनी जरूरी थी क्योंकि उनसे रिलेटेड टॉपिक था. तो उनसे मेरा यही कहना था. वो कह रहे थे शायद मेरे को ठीक कर देना, गाय की चर्बी, गाय के उससे बनाई है वैक्सीन इंडिया ने. गाय के नवजात शिशु, मतलब गाय को जो मैंने वीडियो देखा है, उस वीडियो में गाय के पेट में बच्चा था, तो गाय के पेट से उस बच्चे को निकाल के उसको मार के उसका खून डाला गया है वैक्सीन में जो इंडिया में बनी है. जी, पूरी दुनिया में. अब मैं इस राष्ट्रवादी सरकार से क्या प्रश्न कर सकता हूं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? ये आपको करना चाहिए. मैं प्रश्न कर रहा हूं आपके माध्यम से, यहाँ चैनल के माध्यम से जी. ये तो 99% उम्मीद यही है कि यूट्यूब वाले इस वीडियो को उड़ा देंगे आपके. लेकिन कुछ लोग जो सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है वो तो जाएगी ना तब तक, जब तक ये डिलीट करेंगे हमारा वीडियो.
1857 की क्रांति क्या मोदी को मालूम नहीं किस लिए हुई थी? अंग्रेजों ने मुसलमानों को ऐसे कारतूस दिए, हिंदू मुसलमानों को, जिसके अंदर कारतूसों में गाय की और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। राइट, यस। सुअर की चर्बी वाले कारतूस दिए थे मुसलमानों को मेरठ में, और गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस दिए थे हिंदुओं को, और मुंह से वो कारतूस खोल के लोड करना पड़ता था बंदूक के अंदर। उसमें तो चर्बी थी, इसके अंदर तो खास करके पेट के अंदर के बच्चे को निकाल के उसको मारा जा रहा है। और ना सिर्फ ये, डॉक्टर जगदाले ने बोला था कि इंसानों के बच्चे को भी मार के, मतलब अंदर पेट में जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण का खून भी है इसमें, भ्रूण की किडनी है उसमें, किडनी का खून। टाटा बिरला के बाद एक नाम हिंदुस्तान में गूंजा था बाटा, कोई टाइम पे, बाटा का। हाँ। और बाटा पे एक जूता स्पेशल आया करता था सस्ते टाइम में। वो जूता बनता था काफ लेदर से। वो काफ लेदर कौन सा होता था? गर्भवती गाय के बच्चे को, पहले तो गर्भवती गाय को मारा जाता था बड़ी तबीयत से, तड़पा तड़पा करके, फिर उसके गर्भ का बच्चा निकाला जाता था, और उस जो गर्भ का बच्चा है, उस बच्चे की चमड़ी से वो काफ लेदर का जूता बनता था। नॉर्मल जूता अगर हमारा 100 रुपए का आता था उन दिनों में, तो काफ लेदर का जूता बाटा की दुकान पर 2,500 2,000 रुपए का आता था, वेरी सॉफ्ट। वही तो अब भी हो रहा है। वो तो था लेदर गर्भवती गाय के बच्चे का। तो अब तो मोदी जी सीधा सीधा, अंग्रेजों ने तो चर्बी लगाई थी कारतूसों में, तो मंगल पांडे ने वहां अफसरों को मार दिया इसी बात से गुस्सा खाके मेरठ में, जो 1857। अब क्यों दुनिया चुप है? अब क्यों नहीं दुनिया बोलती? अगर डॉक्टर तरुण कोठारी की बात सच है, ये तो साइंटिस्ट बताएंगे। डॉक्टर कोठारी ने आज बोला है, इससे पहले डॉक्टर जगदाले 2 बार आके ये बात बोल चुके हैं, योहान बोल चुका है, तो सबको पता है ये बात सच है। तो सारी दुनिया के सनातनियों को, हिंदुओं को मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या 2014 में हम जो खून पसीना एक करके बहा के ये मोदी जी की राष्ट्रवादी सरकार लाए थे, वो इसलिए लाए थे कि पहले तो यह हमको वायरस घुसाएंगे, चमगादड़ से बना हुआ चाइना का, उसका वायरस आएगा हमारे अंदर, और फिर ये गाय के बछड़े का खून डाल डाल के हमें वैक्सीन डालेंगे हमारे अंदर। तो ये क्या है राष्ट्रवादी सरकार? क्या ये मोदी सरकार? मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ हिंदू क्यों इंसान के बच्चे को, एक माँ के पेट से बच्चा निकाल के, उस छोटे से 3 हफ्ते का बच्चा, हाँ 3 हफ्ते का जो भ्रूण होता है पेट में, उसको निकाल के उसके खून से, उसकी किडनी के खून से, मतलब कुछ सीरम से या पता नहीं किस चीज से, अगर वो इस वैक्सीन में डाला गया है, तो एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती कि किसी के बच्चे को मार के उसको वैक्सीन डाल के लगाई जा रही है? गाय का बच्चा अगर डाला गया तो वो क्या माँ नहीं है? हाँ, माँ गौ माता कहते हैं। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, माँ तो सब एक सी होती है। इसमें गाय के अंदर हमारे 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उसका दर्जा तो देवी देवताओं से भी ऊपर है गाय का। तो फिर मैं वही तो कह रही हूँ, तो कोई भी धर्म हो, तो ये लोग बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है। ये जवाब मोदी जी को देना चाहिए हमको। और अगर ये बात हुई है तो मोदी जी हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो जाके बोलो अपने आरएसएस वालों को, जाके बोलो अपने आरएसएस वालों को। आरएसएस वालों तक बात, वो भी तो आंखों पे गंधारी की तरह। आरएसएस वाले भी तो सत्ता आने के बाद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं गंधारी की तरह, आंखें हैं उनके पास, लेकिन जब सरकार आती है तो आरएसएस वाले हाईकमांड भी पट्टी बांध लेता है। क्यों? उनका मोटिव होता है सरकार चलाना।
तो अरे फिर फायदा क्या है इस ऐसे तरह आरएसएस का? की राष्ट्रीय सरकारों की सेवा चेतना, संघ, आरएसएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सेवा संघ, यही है ना? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय आरएसएस की फुल फॉर्म स्वयं क्या सेवक क्या है? संघ, स्वयं राष्ट्रीय सेवक संघ। स्वयं सेवक संघ, जिसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा करने वालों का संगठन, अपनी विल से, अपनी कॉन्शियस से। तो अगर ये सब हो रहा है और तो मोदी जी तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, नर्क में भी। और वो आपके मोदी राज्य के अकेला अंदर क्यों? आप अकेला मोदी सारी क्यों? ऑडियंस सब है उसमें शामिल, सारी सरकार और सारा ये राष्ट्रवादी जितने बने घूम रहे हैं अपने आप को, सब है। मेरा एक प्रश्न और है कि ये तो हुआ गाय का खून मिक्स हुआ उसमें, माँ का भ्रूण का वो खून मिक्स हुआ उसमें। अभी उन्होंने बोला कि 300 डोज बननी है, 150 करोड़ की आबादी लगभग हिंदुस्तान की, 300 डोज बननी है, करोड़ों गाय काट दी जाएंगी, मार दी जाएंगी। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट मार दी आई जाएंगी नहीं, थी, मार दी गई वर्ल्ड हैं। में नंबर से, हाँ, मार दी जाएंगी नहीं, नहीं, इतनी तो मार गाय दी भी नहीं है ऑलरेडी गई हिंदुस्तान हैं। में। नहीं, हिंदुस्तान में तो इतनी गाय ही नहीं है कि इतनी गाय मार दी गई हो। माफ करना, हम कुछ सच पे चले। वो बोल गए हैं कोठारी जी, अलग बात है। इस समय 7 करोड़ गाय से कम गाय हैं हिंदुस्तान में, 7 करोड़, 300 करोड़। जब ईश्वर दत्त जी, जब 30 आप करोड़ बोल रहे आबादी थे, थी। हाँ जी, आप बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में कुछ लोगों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह, आप उन्हें जानते हैं। तो ये बात आप उनको जाकर क्यों नहीं बोलते? जी। उनको चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? उनको क्यों नहीं मैं बोलते तो आवाज उठाने के मैं लिए? तो अपनी, मेरे पास फोन है, मेरे पास इंटरनेट है, मैसेंजर है। ये बात जहां तक पहुंचानी है मेरी ताकत है, मैं पहुंचाऊंगा। मैं प्रश्न प्लीज का डू, ये जवाब उनसे लूंगा, पूछूंगा। प्लीज जी। लेकिन ये सरकारों की नींद तब आराम होती है जब जनता अवेयर होती है, जनता जागती है। जब जनता सड़कों पे आती है, वो ठीक कह के गए हैं कोठारी जी, जनता सुनती नहीं है, जनता मोदी भक्त बनी घूम रही है। और राष्ट्रवाद की आड़ में क्या क्या कर्म हो रहे हैं ये हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसलिए हमने 2014 में ये सरकार चुन के नहीं लाए थे मोदी जी, आपको इसलिए नहीं लाए थे। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, आप सोच लें आपने क्या क्या कहा था और क्या क्या कर रहे हैं आप। तो गाय का खून अगर आप वैक्सीन में डाल के और इंजेक्शन लगा रहे हैं आप देशवासियों को बचाने के लिए, एक सनातनी का फर्ज है गाय को बचा दे, अपनी जान दे दे। और आप गाय की जान ले लेके हमारी जान बचा रहे हो, आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी अगर ऐसा सच है तो। अब मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो गायें बची हैं देसी, 7 करोड़ भी नहीं है। जब 1947 में देश आजाद हुआ था उस समय यहाँ 30 करोड़ की आबादी थी, 30 करोड़ की। और गाय मालूम है कितनी थी? 125 करोड़ गाय थी इस देश के अंदर। आज के जो डाटा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आता है, कुल 7 करोड़ गाय हैं, 7 करोड़। और बाकी जो गाय है ना, वो जर्सी गाय है। वो जर्सी गाय बीमारी का घर है। राजीव दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देसी गाय का नस्ल का इसमें हिंदुस्तान में बचना जरूरी है। जर्सी गाय कैसे कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उसका दूध और घी वगैरह, ये भी खैर, उन्होंने राजीव दीक्षित जी ने प्रूव किया। ये खैर ठीक तो है, ये काफी तो टाइम हो गया। गंभीर मसला ईश्वर है। जी, अब सेशन बंद करें। अगले हाँ बार जी, कल जब मैं आ रही हूँ ना प्रकाश पोरे जी के साथ, तो तब भी आप आना और जी तब ये कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। जी ठीक है? जी जी जी। ओके जी, हाँ, मैं नमस्ते। इसलिए कोठारी साहब के सामने आना चाहता था कि कुछ जानकारी मेरे पास है उनके पास नहीं होगी, जो उनके पास है मेरे पास नहीं होगी, तो एक्सचेंज हो जाएगी। इसलिए मैं उनके साथ लाइव
आके बातचीत करना के पास मेरे कल से बात करेंगे तो करने आज का रह गया, टाइम नहीं कोई है। दिक्कत ठीक है, ओके जी, कोई ठीक बात है, नहीं। थैंक ओके, यू। नमस्कार, ओके, धन्यवाद, जय हिंद। ओके जय जी, हिंद। जय हिंद। Okay, so thank you everyone for participating, and I'm assuming that you're all going to share, so thank you very much for sharing. I think you need to share it with the right people, the watchmen, the maids, the house helps, the drivers. That is with whom you need to share this mainly. Thank you. And if you haven't subscribed, do subscribe. Or if not, you can check the link for the video I'm going to do tomorrow on my Telegram channel. My Telegram channel is Guineaneja 11, GINNIANEJA. And my number for WhatsApp, unless it's really important, please don't WhatsApp, because every day I'm getting hundreds of WhatsApps and becomes really difficult. Too many people sending me videos and links, and really not possible for me to handle it. But yes, if there is something, my number is right there, 810-887-2131. Thank you and goodbye. Take care. Don't take the vaccine.